हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल पाठशाला। और पाठशाला के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कंपनी ऑडिट के कुछ टॉपिक्स को। और जो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो आपके सामने हैं। पहला टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। देन उसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा कैजुअल वैकेंसी। उसके बाद हम देखेंगे मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स। उसके बाद आखिर के जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय ऑडिटर होगा एंड नोटिस बाय द कंपनी होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सीधे सीधे चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। अपना पहला टॉपिक कौन सा है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में दिया गया है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज डन बाय कैग। कौन करेगा? कैग करेगा। कब करेगा? विद इन 60 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, राइट। अगर इफ कैग फेल्स टू डू सो, इन केस अगर कैग फेल कर जाता है और विद इन 60 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाता है, तो उस केस में बोर्ड आती है। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड जो होते हैं हमारे, वो अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को। और ये जो बोर्ड अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को, वो विद इन नेक्स्ट 30 डेज करेंगे। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज ओवर हेयर, 60 डेज जो हमें कैग को मिला था पहले फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का, अगर वो 60 डेज एक्सपायर कर जाती है तो उसके बाद बोर्ड आएंगे और बोर्ड को 30 डेज मिलेंगे फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने को, राइट ना। अगर अब बोर्ड भी फेल कर जाए तो क्या होगा? बोर्ड अगर फेल कर जाता है, अगर बोर्ड भी फेल कर जाता है तो उस केस में बोर्ड इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को। बोर्ड क्या करेंगे? बोर्ड इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को। और मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 60 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, सो ईजीएम पे उसको अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट ऑडिटर को और विद इन 60 डेज। यहाँ पे 60 डेज जो है वो इन 30 डेज के इंक्लूजन में है, राइट। पहले हमें मिलेगा 60 डेज सिर्फ कैग को मिल रहा है, और ये जो 60 डेज है इसमें 30 डेज वही डेज हैं जो बोर्ड को मिले थे यहाँ पे 30 डेज। तो मेंबर्स जो अपॉइंट करेंगे वो कब करेंगे? जब 30 डेज की एक्सपायरेशन हो जाएगी बोर्ड से, ठीक है। और बोर्ड या फिर अपॉइंट नहीं कर पाएगा तो 30 डेज बचते हैं, उसमें शेयर जो मेंबर्स हैं हमारे वो अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को, राइट। नाउ अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में। उसमें ये कहता है सबसे पहला कि विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, विद इन 30 डेज जब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया कंपनी का, उसके 30 डेज के विद इन में बोर्ड क्या करेगी? बोर्ड अपॉइंट करेगी फर्स्ट ऑडिटर को। बोर्ड क्या करेगी? अपॉइंट करेगी अपने फर्स्ट ऑडिटर को। अगर बोर्ड फेल कर जाती है ये करने से, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने से विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, तो बोर्ड क्या करेगी? बोर्ड इन्फॉर्म करेगी मेंबर्स को। मेंबर्स क्या करेंगे? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे फिर उसके बाद ऑडिटर को विद इन 90 डेज एट ईजीएम, राइट। तो ये जो 90 डेज है ये भी 90 डेज इन 30 डेज के इंक्लूजन में है, राइट। तो यहाँ पे इन टोटल हमें 90 डेज मिल रहा है और यहाँ पे इन टोटल हमें 120 डेज मिल रहा है, जिनमें हमको फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है। और उन डेज जो है उनको अच्छे से बाइफरकेट किया हुआ है कि यहाँ पे एट फर्स्ट स्टेज 60 डेज जो है कैग को मिलेगी, फिर 30 डेज उसके नेक्स्ट बोर्ड को मिलेगी, और यही 30 डेज अगर काउंटेड होंगे इन 60 डेज में, जो 60 डेज में मेंबर्स को मिलते हैं फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में। और अदर कंपनी के केस में क्या होगा? जो 30 डेज बोर्ड के पास है शुरुआत के यहाँ पे, वो भी इस 90 डेज में काउंट होंगे, ठीक है। और मेंबर्स क्या है? 90 डेज में इंक्लूडिंग दीज 30 डेज फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, राइट। नाउ अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। पर दूसरे टॉपिक से पहले हमें देखना है कि जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका टेन्योर क्या होगा, वो कितने दिनों तक ऑफिस होल्ड करेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर जो ऑफिस होल्ड करेगा वो टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम करेगा, और ये दोनों के कंपनी के केसेस में होगा। गवर्नमेंट कंपनी एंड एनी अदर कंपनी के भी यही केस होगा कि जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसे टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम ऑफिस होल्ड करना है, बस उतने ही तक वो कर सकता है। उसके बाद डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि वो फिर से रीअपॉइंट होगा नहीं होगा, बट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम वो होल्ड करेगा ऑफिस को। नाउ सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, राइट।
इसमें सेक्शन जो है हमारा वो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। इसमें सबसे पहला जो है हमारा वो कहता है, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैग क्या करेगी, अपॉइंट करेगी ऑडिटर को। अब अपॉइंट करेगी ऑडिटर को, तो ऑडिटर या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर ऑडिट फर्म होगा, राइट। तो ऑडिटर या इंडिविजुअल होगा या फिर ऑडिट फर्म होगा। तो वैसे आपको इंडिविजुअल या ऑडिट फर्म को करना है अपॉइंट, जो ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए। अब कितने दिनों में करेगी, जब हमारा कमेंसमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर का, उसके विद इन 180 डेज में वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी ऑडिटर को, जो कि ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए, और वो ऑफिस होल्ड करेगा कब तक, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, राइट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में गवर्नमेंट कंपनी के केस में इन कहता है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कैग शैल अपॉइंट एन ऑडिटर who shall be duly qualified to be appointed as an auditor within 180 days from the commencement of financial year। financial year हमारा कमेंस कब से होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। सो 1 अप्रैल से अगर हम काउंट करते हैं तो 180 डेज के स्पैन के बिटवीन में, उसके विद इन में कैग ने क्या करना है, कैग ने अपॉइंट कर देना है ऑडिटर को। और ये ऑडिटर कब तक करेगा ऑफिस होल्ड, ये कंक्लूजन ऑफ द एजीएम तक करेगा। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वो कंक्लूजन तक ही होल्ड करेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहला तो ये चीज़ कि अदर कंपनी में क्या होता है। अदर कंपनी के केस में सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 डील करता है, और ये कहता है कि एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर एंड दैट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। इसके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हर वो कंपनी जिसको अपॉइंट करना है ऑडिटर, वो अपॉइंट करेगी किसी इंडिविजुअल या फिर किसी फर्म को एज एन ऑडिटर। और ये ऑडिटर जो होगा, ये फर्स्ट एजीएम, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम में जब हमारे फर्स्ट ऑडिटर का जो हमारा ये था पीरियड था ना, वो ख़त्म हुआ, ठीक है। तो उसने क्या करना, उसने तब तक होल्ड करना था ऑफिस को। अब इन केस जो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा, वो ऑफिस होल्ड कर सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, राइट। तो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, बट उसमें एक आपको क्लॉज ये है कि सबसे पहला आफ्टर फर्स्ट एजीएम, जो हमारा आफ्टर फर्स्ट एजीएम है हमारा, बिफोर 6th एजीएम, आफ्टर फर्स्ट एजीएम एंड बिफोर 6th एजीएम, एट एवरी एजीएम जो हमारा अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का, उसे रैटिफाइड किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, रैटिफाइड किया जाएगा बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इफ नॉट रैटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, then auditor shall have to vacate his office. Such vacancy shall amount to casual vacancy. Now, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रैटिफाइड करना मतलब, मेंबर्स जो रैटिफाइड कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर को, वो उसका मतलब क्या है। रैटिफिकेशन सीधा सा मतलब ये है कि रैटिफाई करना मतलब मेंबर्स अपना एक फॉर्मल कंसेंट देंगे, ठीक है, अपने वो अग्री कर रहे हैं उसके अपॉइंटमेंट से, या फिर उसको ऑफिशियली वैलिडेट करेंगे। तो इसका रैटिफाई करने का मतलब सीधा सा मतलब है कि मेंबर्स अपने कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो हुआ है हम उससे सहमत हैं, राइट। अगर ये नहीं होता है, इफ़ नॉट रैटिफाइड बाय द मेंबर्स, तो ऑडिटर को क्या करना होगा, वैकेट करना होगा ऑफिस को अपने, और वैकेंसी जो होगी उसके बाद उसे कैजुअल वैकेंसी कहा जाएगा। अब एक छोटा सा नोट ये पड़ता है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट देखने का, अगर हमें काउंट करना है कि टेन्योर कब से काउंट करेंगे हम किसी ऑडिटर का, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑडिटर को अगर अपॉइंट किया गया है किसी भी एजीएम में, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एजीएम उसके टेन्योर को काउंट करने के लिए फर्स्ट एजीएम होगा, और ऑडिटर होल्ड करेगी ऑफिस इस फर्स्ट एजीएम से लेकर टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, राइट। नाउ अब जो टॉपिक है हमारा वो है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या है, कैजुअल वैकेंसी है हमारा, हम बोलते हैं वो वैकेंसी caused by an auditor, such vacancy caused by an auditor ceasing to act as such after accepting a valid appointment, right। so सबसे पहला चीज़ क्या है कि ऐसी वैकेंसी जो ऑडिटर से ही कॉज की गई हो, ठीक है, कोई दूसरा कॉज नहीं कर रहा है, ऑडिटर ने ही कॉज किया है, अपने से ही कॉज किया है, कि वो फिर से ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। कब, जब उसने एक वैलिड अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की थी, जब उसने एक वैलिड अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की थी, तो ऑडिटर ने कुछ ऐसा एक्ट किया,
ठीक है, कि वो खुद ऑडिटर अब ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर सकता, उसको सीज कर दिया गया, राइट। तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है ये, ऑडिटर की डेथ हो गई। अब ऑडिटर की डेथ हो गई तो किसी दूसरे ने तो मारा नहीं, ऑडिटर की डेथ हुई, उसने खुद अपने लाइफ को छोड़ा, राइट। अब ऑडिटर अब मरने के बाद ऑडिट तो करने नहीं आ सकता है। तो पहला डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन कहने से मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट में ऐसे कई सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं जो फुलफिल करना होता है, ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी आप किसी कंपनी के लिए ऑडिटर बन सकते हैं। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एट एनी सर्टेन पॉइंट आफ्टर एक्सेप्टिंग अ वैलिड अपॉइंटमेंट, राइट, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो वो उसको वेकेट करना पड़ जाएगा फिर अपने ऑफिस को, तो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। या फिर ऑडिटर खुद से अगर रिज़ाइन कर देता है तब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल एक केस है कि ऑडिटर अगर रेजिग्नेशन दे रहा है ऑफिस से, तो ये कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी। बट वहीं पे अगर ऑडिटर ना ही अपॉइंट किया गया हो, ना ही रीअपॉइंट हुआ हो, तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं कहलाएगी, राइट। नाउ अब प्रोसीजर क्या है कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का। प्रोसीजर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में हम ये बोलेंगे कि कैग फिल करता है, और कैग कब तक करता है, विद इन 30 डेज करता है। अगर कैग फेल कर जाता है टू फिल दी कैजुअल वैकेंसी, देन बोर्ड शैल फिल कैजुअल वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज, राइट। नाउ अब हम देखते हैं एनी अदर कंपनी के केस में। एनी अदर कंपनी के केस में क्या है कि हमें देखना है जो हमने बोर्ड ने फिल करना है क्या चीज़, कैजुअल वैकेंसी को। कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड फिल करेगा विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। और 30 डेज कैजुअल जब वैकेंसी अराइज हो जाती है उसके 30 डेज के विद इन बोर्ड ने कैजुअल वैकेंसी फिल करना है। बट अगर मान लो कि कैजुअल वैकेंसी जो हो रही है वो ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर हो रही है, ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर हो रही है, मतलब ऑडिटर ने खुद से रिजाइन करके वो चला गया, ऑफिस वेकेट कर दिया, तो उस केस में अपने हिसाब से मेंबर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसमें ये कहता है कि अगर अपॉइंटमेंट बोर्ड ने कर दिया कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जब ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया था, तो उस केस में क्या होगा कि जो अपॉइंटमेंट मेड बाय द बोर्ड है उसको अप्रूव करना होगा मेंबर्स को। मेंबर्स अप्रूव करेंगे उसे इन अ जनरल मीटिंग, और वो जनरल मीटिंग जो कन्वीन किया गया है 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड कैसे इसे अपॉइंट करेगा, तो बोर्ड सीधा सीधा क्या है कि बोर्ड कंसिडर करता है, और उसके बाद कंसिडर करने के बाद खुद से कंसिडर करता है किसी ऑडिटर के क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी को, और उसके बाद उसको रेकमेंड करता है मेंबर्स को, और मेंबर्स क्या करेंगे, मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे अपॉइंटमेंट को, ठीक है। तो जनरल मीटिंग में उसको अप्रूव करेंगे। जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, जनरल मीटिंग जो कि 3 महीने 3 मंथ्स कन्वीन्ड हुआ है, 3 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड ने जब रिकमेंड किया है उस ऑडिटर को, जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी, तो उसको मेंबर्स क्या करेंगे, उसको मेंबर्स अप्रूव करेंगे इन अ जनरल मीटिंग जो कि 3 महीने के विद इन होगा, कन्वीन विद इन दी 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। अब इसमें देखते हैं कैजुअल वैकेंसी के केस में टेन्योर क्या है। तो कैजुअल वैकेंसी के केस में अपॉइंटमेंट ऑडिटर जो है, अपॉइंटेड ऑडिटर जो है वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अब नेक्स्ट एजीएम में उसका क्या होना है, अपॉइंटमेंट होगा, रीअपॉइंटमेंट होगा, या फिर वो छोड़ के चला जाएगा, किसी और सीए को किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है आने वाले टर्म पे। लेकिन अभी जो सर्कमस्टांसेस है कि कैजुअल वैकेंसी में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स। ये हमें बताता है रूल 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। इसमें सबसे पहला जो हमें देखना है वो ये है कि बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी, ठीक है, बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी क्या करेगी, कंसिडर करेगी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल या फिर फर्म जिसको अपॉइंट करना है आपने एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, कंसिडर किया क्वालिफिकेशन को। सबसे पहले आपने क्वालिफिकेशन कंसिडर किया, फिर उसके बाद आपने एक्सपीरियंस कंसिडर किया कि हाँ ये इंडिविजुअल या फिर फर्म क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस है या नहीं टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। वाइल नाउ दूसरा चीज़ क्या है, जब वो कंसिडर कर रहे थे अपॉइंटमेंट को, वाइल कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट द बोर्ड एंड द ऑडिट कमिटी, द बोर्ड एंड द ऑडिट कमिटी shall have due regard to that any order, whether any order of professional misconduct has been passed or whether any proceedings of professional misconduct is pending against the auditor। तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी ने क्या करना है, बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी ने
ये रिगार्ड में रखना है, ये मद्देनज़र रखनी है कि कोई सा ऑर्डर, ऐसा तो कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ऑर्डर पास तो नहीं हुआ है, या फिर कोई सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का प्रोसीडिंग तो पेंडिंग तो नहीं है अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर। अगर नहीं है, वेल एंड गुड, है तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी को चाहिए, किससे, प्रपोज्ड ऑडिटर से, और उसे लगता है कि हाँ ये मांगना चाहिए हमें एज इट मे डीम फिट, तो वो उस इंफॉर्मेशन को प्रपोज्ड ऑडिटर से मांग सकते हैं, राइट। नाउ इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कंपनी को ज़रूरत नहीं है टू, कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, तो उस केस में क्या होगा कि बोर्ड क्या करेगी, बोर्ड कंसिडर करेगी सीधे सीधे और रेकमेंड कर देगी नाम को इंडिविजुअल के या फिर फर्म के एज एन ऑडिटर टू दी मेंबर्स एट एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट, राइट। तो अब क्या होगा इसमें, सीधी सी बात है कि जहाँ पे कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है ऑडिट कमेटी की कंस्टिट्यूशन की, तो बोर्ड वहाँ पे सीधा आएंगे और कंसिडर करेंगे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उसके या तो कोई ऑर्डर या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कोई प्रोसीडिंग तो नहीं है पेंडिंग, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद इस नाम को, इंडिविजुअल या फिर फर्म के नाम को रेकमेंड कर देंगे एज एन ऑडिटर टू दी मेंबर्स, राइट। और कहाँ करेंगे, एजीएम में करेंगे और अपॉइंटमेंट के लिए करेंगे, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम कंपनी को कंस्टिट्यूट करना है आपको ऑडिट कमेटी, इफ़ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, तो उस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रेकमेंड करेगी नेम ऑफ द इंडिविजुअल, राइट, नेम ऑफ द इंडिविजुअल को रेकमेंड कर देगी, किसको, बोर्ड को करेगी। नाउ अब दूसरे पॉइंट पे ये होता है हमारा कि बोर्ड या तो अग्री करेगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, या तो बोर्ड डिसअग्री करेगा, है ना। तो फिर बोर्ड अगर अग्री करता है, इफ बोर्ड अग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, देन बोर्ड रेकमेंड करेगा इस इंडिविजुअल या फर्म के नाम को टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। बोर्ड अगर सीधा सीधा बात मान गया तो छोटा सा प्रोसेस है, बट अगर बोर्ड डिसअग्री कर जाता है, तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड रेफर बैक करेगा रिकमेंडेशन को टू दी ऑडिट कमेटी फॉर रिकंसिडरेशन। ऑडिट कमेटी को बोलेगा कि आप देखो क्या करना है इसमें, है ना, आप रिकंसिडर करो, इट इज़ नॉट सुटेबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ये कह सकता है। और अपने रीजंस को भी, डिसएग्रीमेंट के रीजंस को भी भेजेगा ऑडिट कमेटी के पास। नाउ अब ऑडिट कमेटी के पास दो ऑप्शन है। अब ऑडिट कमेटी, अगर मान लीजिए ऑडिट कमेटी क्या करती है, आफ्टर कंसिडरिंग रीजन बाय द बोर्ड, ऑडिट कमेटी क्या कर रही है, कंसिडर करती है रीज़न को जो बोर्ड ने उसे दिया, ठीक है, रेफर बैक करके जो रिकमेंडेशन रेफर बैक किया था और साथ ही साथ अपने डिसएग्रीमेंट का रीज़न भी बताया था। तो उसके रीज़न को कंसिडर करने के बाद ऑडिट कमेटी अगर डिसाइड करती है कि वो अपने ओरिजिनल रिकमेंडेशन को रिकंसिडर नहीं करेगी, राइट, रिकंसिडर नहीं करेगी, और अब इसमें दो केसेस ये बन जाते हैं कि बोर्ड ने रेफर बैक कर दिया है और ऑडिट कमेटी ने क्या सोच लिया कि रिकंसिडर नहीं करना है ओरिजिनल रिकमेंडेशन को, बोर्ड भी कंटिन्यू कर रहा है कि वो डिसअग्री कर रहा है उसके रिकमेंडेशन से। तो बोर्ड क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट एंड सेंड करेगा ओन रिकमेंडेशन टू दी मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी होती है कि बोर्ड अग्री कर जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी और ऑडिट कमेटी बोल रही है कि वो रिकंसिडर नहीं करेगी अपने ओरिजिनल रिकमेंडेशन को, है ना, तो फिर बोर्ड क्या करेगा, रेकमेंड करेगा नेम को, इंडिविजुअल एंड द फर्म, इंडिविजुअल या फिर फर्म का, टू दी मेंबर्स इन एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। तो बोर्ड को इतनी पावर दी गई है कि अगर वो नेम उसको सबसे पहले रिकमेंडेशन आया हुआ है ऑडिट कमेटी के थ्रू एंड ऑडिट कमेटी को रेफर बैक करता है और फिर वो ऑडिट कमेटी अगर डिसाइड कर रही है कि नॉट टू गो विद दी ओरिजिनल रिकमेंडेशन, जो पहले की रिकमेंडेशन उसने भेजी थी बोर्ड को, जिसको बोर्ड ने रेफर बैक कर दिया, लेकिन फिर भी अगर बोर्ड चाह रहा है कि उसे फिर से अगर अपॉइंट करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए एज एन ऑडिटर, तो बोर्ड कर सकता है अपने से, राइट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय द ऑडिटर। अब इसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि किसी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो हो रहा है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन एनी अदर कंपनी के केस में, राइट। नाउ अपॉइंटमेंट शैल फर्निश, ऑडिटर शैल फर्निश, ऑडिटर क्या करेगा, फर्निश करेगा एक रिटन कंसेंट अपॉइंटमेंट के लिए
और एक सर्टिफिकेट जिसमें वो ये बोलेगा कि जो अपॉइंटमेंट हुई है उसकी वो इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड जो है उसके अकॉर्डेंस में हुई है। और तो और जो सेक्शन 141 में क्राइटेरिया है उसको ऑडिटर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ऑडिटर जो फर्निश करेगा टू दी कंपनी एक रिटर्न कंसेंट फर्निश करेगा, राइट, एक रिटर्न कंसेंट फर्निश करेगा फॉर सच अपॉइंटमेंट, और सर्टिफिकेट देगा कि जो उसकी अपॉइंटमेंट की गई है वो इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस है जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और क्राइटेरिया जो प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 141 उसको ऑडिटर सेटिस्फाई करता है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो कंडीशन कौन कौन से हैं? रूल 4 कहता है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे प्रिस्क्राइब कंडीशंस हैं। तो पहला है हमारा कि जो प्रपोज ऑडिटर है उसने सर्टिफिकेट जो सबमिट करना है उसमें ये बताना है कि जो इंडिविजुअल या फर्म जो अपॉइंट होने वाली है, ठीक है, वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, राइट, एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, वो क्या नहीं है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट अंडर एनी ऑफ दीज एक्ट। पहला जो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड दी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो इन सब तीनों जो क्राइटेरिया है हमारा, इसमें से किसी में भी ऐसा नहीं है कि ऑडिटर क्या होगा, जो प्रपोज ऑडिटर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए। तो ऐसा कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाइड होगा, तो वो ये बताएगा और तो और ये भी बताएगा कि वो एलिजिबल है फॉर दी अपॉइंटमेंट। नाउ प्रपोज अपॉइंटमेंट जो हुआ है, जो दूसरा उसके लेटर में सर्टिफिकेट में रहेगा, वो ये बताएगा कि प्रपोज अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो एज पर दी टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर दी एक्ट हुआ है। फिर हम ये बोलेंगे तीसरा जो बताएगा कि वो विद इन द लिमिट्स हुआ है, लेड डाउन बाय और दी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। और जो चौथा पॉइंट है वो ये बताएगा कि ऐसी अगर कोई सी भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है जो कि पेंडिंग है अगेंस्ट द ऑडिटर हिमसेल्फ या फिर ऑडिट फर्म या फिर एनी पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म, ठीक है, तो तीनों में से अगर किसी के पे भी अगर कोई सा लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग है तो उसे डिस्क्लोज करना है इन दी सर्टिफिकेट, और ये भी बताना है कि ये जो उसने डिस्क्लोजर दिया है वो क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है। नाउ हेडिंग टू दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट बाय द कंपनी। नोटिस कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है। अब किसको देगा, तो हम ये देखते हैं इसमें सबसे पहला तो कंपनी क्या है, कंपनी इन्फॉर्म करेगी, कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर जिसे अपॉइंट किया गया है ऑफ हिज और इट्स अपॉइंटमेंट, राइट। पहले आपने क्या है, ऑडिटर को आपको इन्फॉर्म कर देना है। ऑडिटर को जब आपने इन्फॉर्म कर दिया, राइट, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक नोटिस फाइल करनी है टू दी रजिस्ट्रार विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, नोटिस आपने फाइल करनी है विद द रजिस्ट्रार ऑफ सच अपॉइंटमेंट, राइट। एंड कब तक करना है आपने, तो विद इन 50 डेज करना है, 15 डेज ऑफ मीटिंग जहाँ पे आपने अपॉइंट किया है ऑडिटर को, ठीक है। तो विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस में आपने क्या, विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग आपने क्या करना है, नोटिस भेजना है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को कि आपने एक ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। और ये नोटिस किस में जाएगी, तो ADT 1 में जाएगी, ADT 1 फॉर्म में ये नोटिस जाएगी, राइट। सो दिस इज द एंड फॉर द वीडियो। और हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया इसमें, तो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या टॉपिक कवर किया हमने, सबसे पहले हमने कवर किया है अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, जो हमने देखा कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमें क्या प्रोसीजर था। फिर उसके बाद हमने देखा कि एनी अदर कंपनी के केस में सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में कि हमने क्या क्या करना था, ठीक है, प्रोसीजर करना था क्या। फिर उसके बाद आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वो भी देख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने अदर कंपनीज सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 देखा। फिर उसके बाद हमने कैजुअल वैकेंसी देखी, कैजुअल वैकेंसी के केसेस डिस्कस किए, प्रोसीजर देखा कि कैसे फिल करना है कैजुअल वैकेंसी को। फिर उसके बाद हमने मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स देखा, रूल 3 जो कहता है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, ठीक है, वो बताता है कि कैसे मैनर, किस मैनर में और क्या प्रोसीजर है कि हम ऑडिटर किस तरीके से सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद हमने देखा किस चीज़ को, उसके बाद हमने देखा सबसे पहला क्या था, उसके बाद सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय द ऑडिटर, ठीक है, सर्टिफिकेट कौन देगा, ऑडिटर देगा, किसको देगा, कंपनी को देगा, कंसेंट भी देगा अपने कि हाँ उसने अपॉइंट होना है, राइट।
उसके बाद हमने देखा कि नोटिस जाएगा किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू जाएगा, किसको जाएगा, रजिस्ट्रार के थ्रू जाएगा, और किस चीज़ के बारे में जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर के बारे में जाएगा. सो दिस सम ऑफ द वीडियो, राइट. एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज इज दैट आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, राइट, लाइक दी वीडियो. मैंने काफ़ी मेहनत करी है तो आप भी मेहनत करें. एंड अगर आपको ये वीडियो सारी कुछ समझ में आई हैं, या फिर अगर मुझे लग रहा है, आपको लगता है कि कहीं पे अगर स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, यू कैन सजेस्ट मी ओवर देयर ऑल्सो. एंड अगर आपको अच्छा लगा है, डू कमेंट कि कैसा लगा वीडियो, ये बताएं आप. एंड शेयर करिए वीडियो को. ठीक है, थैंक यू.